हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिल्कुल इस नई सीरीज़ के साथ आप लोगों के सामने। आज हम स्पेशल यूपीएसआई को टारगेट करते हुए इस सीरीज में मूल विधि और पॉलिटी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। डेली के आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके साथ एनालिसिस मिलेगा उसका। बिल्कुल आनंद लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए यदि पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 नवंबर 2017, याद रखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, उस टाइम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत की बाह्य आसूचना, इंग्लिश से सबको याद रहता है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में पूछ रहा है। तो हिंदी में भी याद रखिएगा, भारत की बाह्य आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ, जिसका फुल फॉर्म भी पूछ चुका है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो क्या है भारत की एक खुफिया एजेंसी है, गुप्तचर संस्था है। तो इसके प्रमुख कौन थे? तो जब पेपर में पूछा गया था तो उस समय इसके प्रमुख थे अनिल धस्माना, याद रखिएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो आप किसको लगा के आएंगे? सामंत गोयल को लगा के आएंगे। क्लियर? यह भारत की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। हर एक देश की गुप्तचर संस्था होती है, याद रखिएगा, ये खुफिया एजेंसी होती है। यदि आपसे विश्व में सबसे खतरनाक गुप्तचर संस्था पूछे किसी देश की है तो वो है इजराइल। नाम क्या है? मोसाद। हर देश की गुप्तचर संस्था का नाम भी आ जाता है, याद रखिएगा। हम इसके लिए शॉर्ट वीडियो बना देंगे आपके लिए, याद कर लीजिए। रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख जो कार्य हैं इसके, याद रखिएगा, जानकारी इकट्ठा करना है, आतंकवाद को रोकना है और गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं हो सकती? याद रखिएगा, ये 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत किया गया और जिसमें से कहा गया कि 15% से अधिक, कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। याद रखिएगा कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। याद रखिएगा 75, जो आर्टिकल 75 है, 75 के उपखंड 1 का में जोड़ा गया है इसको, याद रखिएगा। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद है। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है। 75 एक में क्या है? याद रखिएगा कि मंत्रियों की संख्या कुल मंत्रियों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग का नियुक्त किया गया? याद रखिएगा सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया गया पूछ रहा है, तो 1917 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे और यदि उनके नाम पूछे, M.E. सैंडलर की अध्यक्षता में किया गया, इसलिए सैंडलर आयोग कर दिया गया। यदि भारतीयों के नाम पूछे तो पहले भारतीय थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं दूसरे भारतीय थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। क्लियर? 2 भारतीय थे इसमें। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपने मत दिए। ठीक है। और इन्होंने 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था उसकी कड़े शब्दों में अच्छी खासी निंदा की। इनके जो प्रमुख सुझाव थे जो अभी तक अपन चलते रहे हैं, याद रखिएगा। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, 12 वर्ष तक स्कूल में पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट के बाद जो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन 3 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक व उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई। याद रखिएगा जो बोर्ड क्लासें होती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहले भारत सरकार के अंतर्गत आता था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय को बंगाल सरकार के अधीन इन्हीं की सिफारिश पर किया गया। याद रखिएगा प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए तथा अंतर विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएं, ये इनके प्रमुख सुझाव थे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, सैंडलर आयोग 1917। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद की बात की जाए तो विधानमंडल का एक अंग है। विधानमंडल, विधान परिषद देखेंगे और विधानसभा देखेंगे। विधानसभा क्या है? एक निम्न सदन है और विधान परिषद क्या है? उच्च सदन है। विधान परिषद अभी तक कितने राज्यों में है भारत के? तो 6 राज्यों में। याद रखिएगा यूपी और बिहार हो जाएंगे अपने यहाँ, और फिर इसके बाद साउथ में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, 6 राज्यों में टोटल। हालांकि भारत की संसद ने अभी अपने स्वयं की विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है राजस्थान में और असम, उड़ीसा,
3 राज्यों में दे दी है अभी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें सदस्यों के लिए जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं, या फिर इसके सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो कैसे होते हैं, याद रखिएगा। पहला है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हैं। 1/12 सदस्य ये हो जाएंगी। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में रहने वाले न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, क्लियर हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन सी शर्तें हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ये हो गया, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं व जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्यों, जो शेष सदस्य होते हैं उसमें से 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किस किस कंडीशंस पर, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में वह उत्कृष्ट होना चाहिए। याद रखिएगा। विधान परिषद में अगर सदस्यों की बात की जाए तो उस राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होना चाहिए, और विधान परिषद में कम से कम कितने होने चाहिए सदस्य, 40 से कम नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची पूछा है आपसे, याद रखिएगा। जो अनुसूची 7 है उसमें 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं संविधान की, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है। वो अवशिष्ट सूची वो बाद में देखेंगे, लेकिन संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें सूचियों के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। 1 क्या है, 1 एक समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, ये क्या है, एक राज्य सूची के बारे में है, याद रखिएगा। शेयर बाजार और वायदा बाजार, ये क्या है, ये एक संघ सूची का विषय है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और कौन संघ सूची के अंतर्गत आता है, याद रखना है ये। क्लियर। अब ये क्वेश्चन थोड़ी सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। ये पूछ रहा है, क्वेश्चंस में ये बताया गया है कि 8 जुलाई 2016 में एक उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था। तो यह आदेश क्यों दिया था, किस एक्ट की, मतलब किस अधिनियम के तहत दिया था, किस लिए दिया था, किस कारण से दिया था, सुनिए लीजिए आप। क्या है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य या फिर कोई राज्य था। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू भी होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए जरूरी भी है। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया था। तो ये पूछ रहा है कि क्यों दिया था। सबसे पहला ऑप्शन है आपका, इससे सशस्त्र बल मतलब विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 आसपास जो लग जाता है अभी के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर 1 मुझे तो यही सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह अशांत क्षेत्रों में निवासरत लोगों को परामर्श देता है कि वे मौलिक अधिकारों का आदर करें। यह एक ऐसी विधि की रचना करने पर बल देता है जो सेना और सर्वसाधारण के लिए समान हो। यह शत्रु देश और आम अपराधी में अंतर निर्धारित करता है। बिल्कुल नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 याद रखना के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है, ठीक है। 1958 आ गया तो 1958 से आपको DRDO की स्थापना बिल्कुल नहीं भूलना है। जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं अभी, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। विशेष शक्ति अधिनियम सशस्त्र बल आसपा के बारे में बताया गया था जिससे सुरक्षा कर्मियों की शक्तियों का ह्रास न हो। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में जो आर्थिक भार है, आर्थिक भार उसको किस अनुपात में बांटा जाएगा। एक्चुअली में इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है 60:40, ठीक है। 60 केंद्र सरकार उठाएगी और 40 राज्य सरकार उठाएगी इसमें आर्थिक भार। लेकिन जो बोर्ड ने इसका जो सही आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा आप, यदि नेक्स्ट टाइम आए तो डी लगाना है आपको, तो ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, 60:40। यहाँ पे देखिए RT जो एक्ट है 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था जम्मू कश्मीर को छोड़कर,
इसके अंतर्गत आने वाले आर्थिक भार को केंद्र और राज्यों के बीच में 60-40 के रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में थोड़ी सा अलग है, जैसे कि हिमाचल और उत्तराखंड में यह रेशियो क्या हो जाता है, 90 और 10 का हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। ऐसा कौन सा मामला है जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई? याद रखिएगा, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज्य राजनारायण, लोकतंत्र लोक स्वास्थ्य संगठन बनाम भारत संघ, या श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। इस टाइम में यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री देखा जाए तो इंदिरा गांधी थी, 1975 की बात है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इंदिरा गांधी को चुनाव से रिलेटेड कदाचार घोषित कर दिया गया था, इस वजह से यहाँ पे आपातकाल भी लगाया गया था। ठीक है, चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, और इस केस की सुनवाई कहाँ पे की गई? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई थी, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? आप ऑप्शन अच्छी तरह से देखिएगा। आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना SC ST वालों को, मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव को उठाने के लिए उनको मजबूर करना, बाध्य करना, SC ST को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा है। किसी सम्मानित एवं दिवंगत विकलांग अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना, अथवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भावना को बढ़ावा देना। कौन सा वो ऑप्शन से जोड़े गए आपको बताना है। क्या फर्स्ट और सेकंड, क्या ये चारों सही है, क्या थर्ड और फोर्थ, या सिर्फ फर्स्ट? आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। ठीक है, कब जोड़ा गया? वर्ष 2015 में एक संशोधन के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, इसका चारों ऑप्शंस हो जाएंगे, पढ़ लीजिए। ठीक है, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आपको बताना है कि क्या केवल एक है या दोनों है या फिर कोई नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 जो है उसमें क्या क्या कर सकते हैं? किसी राज्य का क्षेत्र, संसद क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल क्या है? 3 है। ठीक है, इसका याद रखिएगा, दोनों हैं। लेकिन आर्टिकल 2 में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चों को याद रखिएगा। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण है, नए राज्यों का, जैसे कि सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, सिक्किम को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, तो सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया, ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया। अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें और अच्छा कंटेंट लाएं। बिल्कुल आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है सब कुछ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।